आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल यानी कि जो प्रपोजल या प्रस्ताव है उसका खंडन कैसे किया जाता है और कब तक कर सकता है प्रस्तावक। तो सेक्शन 5 कहता है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब तक किया जा सकता है। ये कहता है कि प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है, किंतु इसके बाद नहीं। अब प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा कब होता है, इसके संबंध में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेक्शन 4 के अंतर्गत। सेक्शन 4 में कहा गया था कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है प्रस्तावक के विरुद्ध कब पूरा होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। इस उदाहरण में क्या है, ए प्रस्तावक है, बी स्वीकृति करता है। ए ने प्रस्ताव किया 11 अगस्त को, बाई पोस्ट इसने भेजा। जो स्वीकृति करता है पास में 13 अगस्त को पहुंचाने, 13 अगस्त को स्वीकृतिकर्ता ने इसको रिसीव किया। 14 अगस्त को इसने स्वीकृति पत्र लेटर बॉक्स में डाला। तो जैसे ही स्वीकृतिकर्ता ने स्वीकृति पत्र लेटर बॉक्स में डाला, उसी समय प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा हो जाता है। तो जैसे लेटर बॉक्स में डाला, इसके बाद में प्रस्तावक अपने प्रस्ताव का खंडन नहीं कर सकता, अपने ऑफर का वो रिवोकेशन नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 5 यही कहता है कि जो प्रस्तावक है उसके विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रस्तावक अपने प्रस्ताव का खंडन कर सकता, उसके बाद में नहीं कर सकता। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन कब पूरा होता है, जब स्वीकृतिकर्ता अपनी स्वीकृति पारेषण के अनुक्रम में यानी ट्रांसमिशन के कोर्स में कर देता है, तब करता है। उससे पहले उसका खंडन किया जा सकता है, प्रस्ताव का उसके बाद में खंडन नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में सेक्शन 4 में बताया गया था कि कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, अर्थात स्वीकृति का पत्र डालने से पहले ही संभावित जो स्वीकृतिकर्ता यानी प्रस्ताव ग्रहीता है, प्रस्ताव ग्रहीता को खंडन का पत्र प्राप्त हो जाना चाहिए, प्राप्त होना उसको आवश्यक होता है। इसके संबंध में केस है लंदन एंड नॉर्थ बैंक वर्सेस जोन्स का। तो इस केस में क्या था, यानी लंदन एंड नॉर्थ बैंक वर्सेस जोन्स के केस में क्या था, जोन्स नामक व्यक्ति है, ये लंदन एंड नॉर्थ बैंक से 100 शेयर खरीदने का प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव कब करता है, 15 तारीख को ये प्रस्ताव करता है। इसने 15 को प्रस्ताव किया, परंतु उसको बाद में लगा कि मेरे को शेयर नहीं खरीदने, तो 26 तारीख को खंडन पत्र तैयार करके बैंक को देने के लिए पोस्ट कर देता है। ये खंडन पत्र बैंक को 27 तारीख को मॉर्निंग में 8:40 में प्राप्त होता है। इधर बैंक ने इस प्रस्ताव के आधार पर 26 तारीख को शेयर आवंटित किया जोन्स के नाम। 26 को ही उसने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, आवंटन के सारे डॉक्यूमेंट्स यानी स्वीकृति पत्र उसने तैयार करवाया। फिर 27 तारीख को सुबह 11 बजे उससे जो स्वीकृति पत्र उसने तैयार करवाया था उसको लेटर बॉक्स में डाला। तो जब लेटर बॉक्स में डाला, उस जैसे लेटर बॉक्स में डाल देता है तो वो प्रस्ताव करता कि वो क्या होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है। परंतु इसका जो खंडन का पत्र था इसके लेटर बॉक्स में डालने से पहले, यानी कि जो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस उसका पूरा होने से पहले ही बैंक को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो जोन्स ने प्रस्ताव का जो खंडन किया है इसके द्वारा स्वीकृति देने से पहले कर दिया है। तो यहाँ पे न्यायालय ने निर्णय दिया कि जोन्स के द्वारा जो प्रस्ताव का खंडन किया गया है वो सही समय पर किया गया है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है कि प्रस्ताव का खंडन कब तक किया जा सकता है, उसका रिवोकेशन कब तक किया जा सकता है, जब तक कि स्वीकृतिकर्ता ने अपनी स्वीकृति न दे दी हो, यानी कि
प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पहले पूरा होने से पहले प्रस्तावक अपने प्रस्ताव का खंडन कर सकता है, उसके बाद में नहीं करेगा। चाहे फेस टू फेस हो, फेस टू फेस में हाथों हाथ ही कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाता है तो वहाँ पर भी खंडन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर प्रस्तावक ने प्रस्ताव किया और स्वीकृति करता है, जैसे स्वीकृति दे रहा है उससे पहले अगर वो कर देगा उसका खंडन, मतलब प्रस्ताव को वापस ले लेगा तो कर सकता है, बाकी वो नहीं कर पाएगा। टेलीफोनिक में भी यही माना जाता है कि जैसे ही प्रस्तावक ने स्वीकृति करता है, स्वीकृति सुनी है, तो वहाँ पर उसका प्रस्ताव का क्या बन जाता है, स्वीकृति हो जाती है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। तो टेलीफोनिक में जो एक्सेप्टेंस है उसको खंडित वापस नहीं लिया जा सकता है, यानी प्रस्तावक अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता है। और डाक के माध्यम में जैसे ही लेटर बॉक्स में डाल दिया तो स्वीकृति का संवहन, यानी कि वो जो प्रस्तावक है उसके विरुद्ध कम्युनिकेशन व एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट होने से पहले अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता है, उसके बाद में वो वापस नहीं ले सकता है। अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। किस किस तरीके से प्रपोजल दिया, ऑफर दिया, उसका रिवोकेशन किया जा सकता है। पहला है सूचना के द्वारा। जब प्रस्तावक स्वीकृतिकर्ता अपने प्रस्ताव का खंडन करना चाहता है तो इसकी सूचना वो स्वीकृतिकर्ता को दे सकता है। इसकी जो खंडन की सूचना है स्वीकृतिकर्ता के द्वारा स्वीकृति देने से पहले उसको प्राप्त हो जानी चाहिए। तो प्रस्ताव के खंडन की सूचना प्रस्ताव ग्रहीता को उसके द्वारा स्वीकृति देने से पूर्व प्राप्त नहीं होती है तो वह वैध खंडन नहीं होगा, वहाँ पे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाएगा। यानी कि स्वीकृति देने से पूर्व उसके जो खंडन की सूचना प्रस्ताव ग्रहीता को प्राप्त हो जानी जरूरी होती है। फिर है ये सेक्शन 6(1) में दिया गया है। फिर है निर्धारित अवधि की समाप्ति पर। सेक्शन 6(2) के अंतर्गत है कि यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कोई समय या फिर अवधि निर्धारित कर दी है और प्रस्ताव ग्रहीता उस अवधि में स्वीकृति देने में असमर्थ होता है तो प्रस्ताव अपने आप ही समाप्त हो जाता है। यदि निर्धारित अवधि से पूरे प्रस्ताव का खंडन कर दिया जाता है तो भी वह वैध खंडन माना जाएगा, यानी अपने आप ही प्रस्ताव खंडित हो जाएगा। या फिर उसने स्वीकृति नहीं दी है और प्रस्तावक अपना खंडन की सूचना देता तो भी वो खंडित हो जाएगा। यदि निर्धारित अवधि नहीं दी है, प्रस्तावक ने कोई भी अवधि निर्धारित नहीं की है कि कितनी अवधि के बीच में उसकी स्वीकृति देनी ही होगी, तो वहाँ पर उचित समय के व्यतीत होने से पूर्व जो प्रस्ताव ग्रहीता उसे अपनी स्वीकृति देनी होगी। उचित समय क्या होगा, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, अलग अलग मैटर में अलग अलग उचित समय अवधि होती है। फिर है स्वीकृतिकर्ता द्वारा प्रस्ताव की शर्तों को पूरा न करने पर, जहाँ प्रस्तावक ने स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध कोई स्वीकृति देने के साथ साथ कोई शर्त भी लगाई है और वो जो स्वीकृति करता है स्वीकृति दे देता है परंतु उसकी शर्त को पूरा नहीं करता है तो वहाँ पर भी जो प्रस्ताव है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसके संबंध में एक उदाहरण ले सकते हैं कि अंता बंता को ये प्रस्ताव करता है कि यदि उससे उसकी गाड़ी 10,000 रुपये में खरीदनी है तो अपनी स्वीकृति दे तथा साथ ही साथ वह उसे 1,000 रुपये एडवांस में भी दे। तो यहाँ पे बनता स्वीकृति तो दे देता है परंतु 1,000 रुपये एडवांस के उसको नहीं भेजता है। तो यहाँ पे जो स्वीकृति दी वो कैसी होगी, स्वीकृति व्यर्थ होगी, इससे किसी प्रकार का ऑब्लिगेशंस पक्षकारों पर निर्मित नहीं होते, यानी उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होता है। फिर है जहाँ ये सेक्शन 6(3) में है। फिर प्रस्तावक की मृत्यु या फिर मानसिक अस्वस्थता की दशा में, यदि प्रस्तावक की मृत्यु अथवा मानसिक अस्वस्थता की सूचना प्राप्त होने मतलब प्रस्तावक है उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो मानसिक अस्वस्थ हो जाता है, इसकी सूचना प्रस्ताव ग्रहीता को अपनी स्वीकृति देने से पहले प्राप्त हो जाती है तो वहाँ पर वो क्या होगा, प्रस्ताव अपने आप ही समाप्त हो जाता है। परंतु यहाँ पर यह कंडीशन है कि यदि स्वीकृतिकर्ता ने अपनी स्वीकृति दे दी है, स्वीकृति देने से पूर्व इसकी मृत्यु हो गई है, मानसिक अस्वस्थ हो गया प्रस्तावक, परंतु उसकी सूचना प्रस्ताव ग्रहीता को प्राप्त नहीं होती है, उसकी सूचना के बिना ही वो अपनी स्वीकृति देता है तो ऐसी स्वीकृति क्या मानी जाएगी, वैध स्वीकृति होगी। यानी कि उसकी प्रस्तावक की मृत्यु हुई है या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया तो उसकी सूचना प्रस्ताव ग्रहीता के द्वारा स्वीकृति देने से पहले उसको प्राप्त हो जानी चाहिए। फिर है
ये सेक्शन 6 क्लॉज 4 में दिया गया है। फिर प्रस्ताव ग्रहीता की मृत्यु की दशा में क्या होगा, जहाँ पे जो प्रस्ताव है विशिष्ट स्पेसिफिक ऑफर है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को किया गया है और वह व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाती है या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, यानी कि कार्य करने में असक्षम हो जाता है, तो वहाँ पर भी जो प्रस्ताव है वो अपना आप ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक ऑफर में जो व्यक्ति विशेष है जिसको किया गया है ऑफर, वही उसकी स्वीकृति दे सकता है, अन्य कोई अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता है। तो ये क्या क्या रूल है, किन किन मेथड से कर सकते हैं, सूचना के द्वारा सेक्शन 6 क्लोज 1 में, निर्धारित अवधि की समाप्ति पर सेक्शन 6 क्लोज 2 में, स्वीकृतिकर्ता द्वारा प्रस्ताव की शर्तों को पूरा न करने पर सेक्शन 6 क्लोज 3 में, प्रस्तावक की मृत्यु अथवा मानसिक अस्वस्थता की दशा में सेक्शन 6 क्लोज 4 में, प्रस्ताव ग्रहीता की मृत्यु अथवा मानसिक अस्वस्थता की दशा में भी प्रस्ताव का रिवोकेशन हो जाता है, प्रस्ताव का खंडन हो जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा प्रस्ताव का खंडन यानी कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अब हम पढ़ते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब हम पढ़ते हैं स्वीकृति का खंडन यानी रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक किया जा सकता है। इसके संबंध में प्रावधान सेक्शन 5 में दिया गया है। इसके अनुसार स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय स्वीकृति का खंडन किया जा सकता, किंतु बाद में नहीं। तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। ये प्रस्तावक है, ये प्रस्ताव ग्रहीता है। ए ने 11 अगस्त को प्रस्ताव किया, जो प्रस्ताव ग्रहीता को 13 अगस्त को प्राप्त हुआ था। इसने 14 अगस्त को स्वीकृति पत्र लेटर बॉक्स में डाला, जो प्रस्तावक को 16 अगस्त को प्राप्त हुआ। तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक किया जा सकता है, सेक्शन 5 के अनुसार स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध यानी प्रस्ताव ग्रहीता है, उसके विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है। यहाँ पे जो प्रस्ताव ग्रहीता है, स्वीकृता है, इसके विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले कभी भी जो स्वीकर्ता है, प्रस्ताव ग्रहीता अपनी स्वीकृति का खंडन कर सकता है। इसके विरुद्ध कब संवहन पूरा होगा, सेक्शन 4 में बताया गया है कि जो स्वीकृति पत्र है, स्वीकृति पत्र जब प्रस्तावक को प्राप्त हो जाता है, प्रस्तावक को प्राप्त होगा, तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे कब स्वीकृति का संवहन पूरा हुआ है, प्रस्ताव ग्रहीता के विरुद्ध 16 अगस्त को पूरा हुआ है। 16 अगस्त से पहले प्रस्ताव ग्रहीता या स्वीकर्ता अपने जो स्वीकृति है उसका खंडन कर सकता है, उसके बाद में उसका खंडन वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर प्रस्तावक कब अपना रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब करेगा, 14 तारीख से पहले। 14 तारीख को क्या हुआ था, 14 तारीख को प्रस्ताव ग्रहीता ने अपना स्वीकृति पत्र लेटर बॉक्स में डाल दिया था, यानी पारेषण के अनुक्रम में डाल दिया। जैसे पारेषण अनुक्रम में डाला, वो प्रस्तावक के विरुद्ध कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे ये 14 तारीख से पहले अपने प्रस्ताव का खंडन कर सकता है, और स्वीकर्ता 16 अगस्त से पहले अपने जो स्वीकृति इसने दी है उसका खंडन कर सकता है। ये 16 के बाद में नहीं कर पाएगा अपनी स्वीकृति का खंडन, ये 14 अगस्त के बाद में अपने प्रस्ताव का खंडन नहीं कर पाएगा। सेक्शन 5 यही कहता है। तो सेक्शन 5 हमें बताता है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ऑफर कब तक किया जा सकता है, प्रस्ताव का खंडन कब तक कर सकेंगे, प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किया जा सकता है, उसके बाद में नहीं। स्वीकृति का खंडन स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किया जा सकता है, उसके बाद में नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कब संवहन प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है या फिर उसका प्रतिसरण किया जा सकता है, कब स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें एक सवाल और पूछा जाता है कि जो स्वीकृति करता है उसने अपना स्वीकृति पत्र भी प्रस्तावक को सेंड कर दिया है, और साथ ही साथ स्वीकृति के खंडन का तार भी उसने प्रस्तावक के लिए सेंड कर दिया, उसको देने के लिए भेज दिया है। तो तार, जो खंडन का जो तार है और स्वीकृति पत्र है, दोनों ही प्रस्तावक के पास में एक साथ पहुंच रहे हैं, यानी कि स्वीकृति पत्र और स्वीकृति के खंडन का तार दोनों प्रस्तावक के पास एक साथ पहुंचते हैं। तो क्या वहां पर स्वीकृति मानी जाएगी या फिर स्वीकृति का खंडन माना जाएगा। तो यहाँ पे
क्या माना जाता है, यहाँ पे स्वीकृति का खंडन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति होता है वो सामान्य पत्र उसकी अपेक्षा तार को क्या देता है, वरीयता देता है। उसको लगता है कि तार आया तो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बात इसके अंतर्गत होगी। तो सामान्य व्यक्ति सामान्य पत्र की अपेक्षा तार को पहले पढ़ता है। तो अगर वो तार को पहले पढ़ेगा तो स्वीकृति का खंडन के बारे में तार है। तो यहाँ माना जाता है कि जब दोनों चीज़ एक साथ पहुँचती है तो वहाँ पे स्वीकृति का खंडन ही होगा, न कि उसकी जो स्वीकृति दी है वो वैलिड स्वीकृति होगी। तो आज हमने पढ़ा कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे होती है, कब तक की जा सकती है, किस किस तरीके से होगी। थैंक यू।